नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द सिविलियन विद शेखर पांडे सर के इस प्लेटफॉर्म पे। इसमें आज हम देखते हैं विश्व की जलधाराएं। जलधाराएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, जिन पे प्रश्न तीन प्रकार से मुख्यतः आता है। पहला, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है। दूसरा प्रकार, निम्न में से कौन अलग है, तो तीन गर्म जलधारा होगी, एक ठंडी जलधारा होगी, इस तरह से हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न का प्रकृत है वह होता है कि क्षेत्र के संलग्न जो जलधारा बहती है उसको पूछ लेता है। आपको पहले से मालूम है कि जहां शीत जलधाराएं बहती हैं, ठंडी जलधाराएं बहती हैं, उसी के संलग्न क्षेत्रों में, बगल के क्षेत्रों में, महाद्वीपों में मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनता है, जिसमें एक तरफ ठंडी जलधाराएं रहती हैं और एक तरफ मरुस्थल रहते हैं, कि कौन सी ठंडी जलधारा कारण कौन सा मरुस्थल बना है, इसको अभी देखेंगे दोस्तों। तो आइए प्रारंभ करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, जीरो से, कि जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं। एक क्रम में देखते हैं, एक क्रम में आपको मानचित्र के माध्यम से सारी जलधाराएं याद हो जाएंगी और कैसे कौन कहां पर बहती हैं क्रम से करने से ये भी याद हो जाएगा। फिर कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है तो अपने आप ही उसमें ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहां पर है, तो भूमध्य रेखा आपको ज्ञात है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आप अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल अधिकतम होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर सबसे ज्यादा लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पृथ्वी की सतह से बाहर की तरफ, केंद्र के बाहर की तरफ अपोजिट एक बल लगता है, जिस कारण से यहां पर जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। ये एक मेजर फैक्टर बनता है। कारण क्या है कि अभी हम आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वैश्विक ऊष्मन की बात करते हैं, उसमें प्रायः चर्चा में आता है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों के द्वीप हैं उन पे ज्यादा संकट है। उदाहरण के लिए मालदीव इस समय करंट अफेयर्स का मुद्दा बना ही है। मालदीव डूब भी रहा है। मालदीव की एक कैबिनेट मीटिंग समुद्र के अंदर हुई थी, अंडर वाटर, यह जताने के लिए कि हमारे ऊपर खतरा है, हम डूबने वाले हैं, बचाओ। मालदीव दूसरे शीतोष्ण क्षेत्रों में वहां पर नए द्वीप तलाश भी रहा है खरीदने के लिए। अब वहां पर ऐसा था, हो सकता है अब न कर पाए, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो द्वीप हैं वह डूबने के ज्यादा प्रोन होते हैं। मालदीव कोरल है, ज्यादा ऊंचाई तो है नहीं, डूबेगा सबसे पहले। क्यों ऐसा? इसमें आपका एक फैक्टर ये भी इन्वॉल्व होता है कि जब हिमटोपियां, हिमनद और ध्रुवों की जो बर्फ पिघलेगी तो वो उनका ज्यादातर जल कहां बह के आ रहा है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। कारण क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपका अपकेंद्री बल भी लग रहा है, तो जल स्तर में ज्यादा वृद्धि हो रही है। रॉकेट जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वह भी अमूमन आप देखेंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, और मुख्य रूप से जहां आपका भौगोलिक विषुवत रेखा और आपका चुंबकीय विषुवत रेखा कट कर रही है, वहां सर बेस्ट पोजीशन होता है टू लॉन्च सैटेलाइट। कारण क्या है, दोनों ध्रुवों से उनको खिंचाव भी नहीं मिलेगा, बीच में फंसे रहेंगे और सीधे ऊपर जाएंगे, प्लस उनको अपकेंद्री बल का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे पृथ्वी का जो पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी, वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। यहां पर क्या इसका योगदान है, यहां पर आप देखिएगा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र जो सबसे गर्म क्षेत्र है, औसत रूप से सर्वाधिक तापमान यहां पाया जाता है, और जल गर्म होकर उसका घनत्व तो कम होगा कि अधिक, कम हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा। जल का घनत्व, डेंसिटी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल फुलावन की स्थिति बन जाएगी, जल स्तर में वृद्धि होगी, जल स्तर ऊपर हो जाएगा। पहला कारण तापमान। दूसरा कारण अपकेंद्री बल आप देख ही चुके थे। तीसरा, कहीं ना कहीं घनत्व को इसको जोड़ सकते हैं, तापमान अधिक है, घनत्व कम है, जल फुलावन की स्थिति, जल स्तर में वृद्धि। अगला कारण, यहां पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि है और जल हमेशा हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल चलता है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि है, और इससे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो उपोष्णकटिबंध उच्च दाब पेटी है, जहां पर आपका वाष्पीकरण तो हो रहा है लेकिन वर्षण नहीं होता है ना, वर्षण नहीं हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, तो वहां पे लवणता, क्षारीयता, सैलिनिटी सर्वाधिक हो जाती है। अब क्षारीयता अधिक है, जिस कारण से जल का घनत्व अधिक हो जाएगा। जल का घनत्व अधिक होने से वहां पर जल के जो वाटर लेवल है,
जल का जो तल है वह दबेगा और विषुवतरेखीय क्षेत्र में जल स्तर ऊंचा है, तो जल कहां बहने लगेगा? हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मैप पर। मैप पे दोस्तों पहले हम अटलांटिक महासागर को लेते हैं। पहला फैक्टर, अटलांटिक महासागर में आपने देखा कि तापमान अधिक है, जल स्तर में वृद्धि। यहां पर अपकेंद्री बल है, अपकेंद्री बल, जल स्तर में वृद्धि। ठीक, अगला, यहां पर विषुवतरेखीय क्षेत्र में महासागरों के पूर्वी किनारे पर जल धाराओं का मिलन हो रहा है। जैसे आप यहां देखें तो कौन सी जलधारा मिल रही है? कनारी की जलधारा, और यहां पे बेंगुला की जलधारा। कनारी बेंगुला, इन जलधाराओं के जल के एकत्रण से गिनी की खाड़ी के क्षेत्र में जल एकत्रण होने से जल स्तर में और वृद्धि हो गई। ठीक, इतना समझ गए। अब इसके बाद अगला फैक्टर क्या आता है? मल्टी स्टेटमेंट में रहता है ना कि निम्न में से कौन जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण नहीं है, निम्न में से कौन जलधाराओं की दिशा को परिवर्तन करने के कारण नहीं है। जल स्तर में वृद्धि होने के साथ ही अब अगला फैक्टर आता है आपका पृथ्वी का घूर्णन। कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। इस कारण से जो भी जल के कण होंगे, और वायु में भी आप देखेंगे कोरियालिस बल, जल के कण किधर छूटेंगे? जल के कण पीछे की तरफ छूटते जाएंगे। तो जल के कणों में जो एक बहाव बनेगा वो किस तरफ होगा? वो दोस्तों वेस्टवर्ड होगा, पश्चिम की तरफ एक जल पीछे छूटता जाएगा। अब यहां से एक गति प्रारंभ हो जाती है, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, और जो जल के कण है वो पीछे छूटते जा रहे हैं पश्चिम की तरफ। एक बहाव प्रारंभ हुआ, जिसको कौन आगे बढ़ाता है? कौन उसको शाबाशी देख कहता वीर तुम बढ़े चलो? वो है प्रचलित पवने। यहां पर कौन सी प्रचलित पवने हैं? रिकॉल करिए, यहां पर दोस्तों ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने। अब व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आप इस समय व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में हैं। ये व्यापारिक पवने इन जलधाराओं को पश्चिम की तरफ और आगे बढ़ाती हैं। अब ये पश्चिम की तरफ आगे बढ़ाएंगी और उसके कारण से यहां पर दो जल की धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक विषुवत रेखा के उत्तर में और एक विषुवत रेखा के दक्षिण में। जो विषुवत रेखा के उत्तर में जलधारा उत्पन्न हो रही है दोस्तों, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा उत्तर विषुवत रेखीय धारा, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। ठीक, तो यहां से प्रारंभ हो रहा है। पहली जलधारा आपने क्या देखा? उत्तर विषुवत रेखीय धारा। दूसरी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। क्या यह केवल अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं? नहीं, ये सभी महासागर में विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण पाए जाते हैं। जैसे कि आपके प्रशांत महासागर में भी और आपके हिंद महासागर में भी पाए जाएंगे। ग्रीष्म काल में उत्तरी हिंद महासागर में पाए जाएंगे। यहाँ पे अभी आगे देखेंगे और ध्यान दीजिएगा, उत्तरी हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर का भाग है जहां पर जलधाराएं भी अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं मानसून पवन के कारण। और यहाँ पर शीतकाल में उल्टा, ग्रीष्म काल में जो अभी बना रहे हैं इस तरह का। उत्तर विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। यह सदाबहार है, यह हमेशा रहेगा। उत्तर विषुवत रेखीय धारा ग्रीष्म काल की है। उत्तर विषुवत रेखीय धारा यह ग्रीष्म काल का बना रहे हैं, शीत का अभी अलग से समझाएंगे। उत्तर विषुवत रेखीय धारा ग्रीष्म काल में सेम डिक्टो एक ही जैसा तीनों महासागरीय भाग में बन रहा है। कैसे हैं ये? गर्म है कि ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल कैसा होता है? गर्म होता है।
गर्म जलधारा है। विषुवत रेखीय क्षेत्र से जल अगर बह रहा है, जल की प्राप्ति कहां से हो रही, जल कहां से आ रहा है, विषुवत रेखीय क्षेत्र से, तो वो कैसे धारा होगी, गर्म उष्ण जलधारा, वार्म ओशन करंट होगा। इसके विपरीत अगर शीत क्षेत्र से, आर्कटिक या अंटार्कटिक क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से जल आएगा तो वो कैसा रहेगा, उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, उसकी प्रकृति जल की शीत रहेगी, ठंडी रहेगी। इट विल बी कोल्ड ओशन करंट, शीत जलधारा हो जाएगी दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका ब्राजील का तट, ब्राजील का तट। ब्राजील के तट पे जल एकत्रण हो रहा है। यहां क्या फैक्टर आ गया, जल एकत्रण, जल का एकत्रण हो रहा है। अब इस जल के एकत्रण से अब जो धारा लगातार आ रही है और उनको यहां की प्रचलित पौने अर्थात व्यापारिक पौने एक झाड़ू की तरह उनको आगे बढ़ाती जा रही, लगातार जल का मूवमेंट हो गया, जल के कणों का लगातार बहाव हो गया। क्या बन गया, जल धारा बन गया। ठीक, जल धाराएं दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका प्रवाह, दूसरा धारा, तीसरा स्ट्रीम। प्रवाह क्या होता है, जो केवल पवनों के कारण जल में बहाव होता है, बहुत मंद गति से होता है और इस कारण से उनकी लिमिट नहीं पता चल पाती है कि कितनी सीमा में जल बह रहा है और बगल में नहीं हो रहा है। इसके विपरीत जलधारा में एक नदी की तरह, जैसे आप देखिए पुल से खड़े होके नदी दिखती है, नदी का पानी बहता हुआ दिखता है, उसी प्रकार महासागरों में एक नदी की भांति जल बहता दिखेगा, उसको जलधारा कहते हैं। तीसरा स्ट्रीम, ये क्या है, ये सबसे बड़ी वाली हो गई, जिसमें 2 या 2 से अधिक धाराएं मिलती हैं, तो जल का आयतन बढ़ गया, जल का वेग बढ़ गया, स्पीड मैक्सिमम, और इनको स्ट्रीम कहा जाता है। मुख्यतः 2 ही स्ट्रीम है पृथ्वी पर, जलधाराओं में, महासागरों में 2 स्ट्रीम है। पहली नामी गल्फ स्ट्रीम है, दूसरा नाम तो धारा है लेकिन प्रकृति स्ट्रीम की है। जापान के पास काली धारा या कुरोशियो करंट उसको भी कहा जाता है। आइए अब यहां पर जल का एकत्रण होता है। जल एकत्रण के कारण कुछ पानी उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, कुछ जल दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा। ब्राजील के पठार पे तो चढ़ेगा नहीं, ऊंचाई पर, है ना। अब यहां पर आप देखिएगा कि यहां कुछ द्वीप हैं, जैसे एंटिलीज वगैरह द्वीप। इन एंटिलीज द्वीपों से यह जल कई भाग में बटेगा, कुछ भाग इसका अंदर की तरफ निकलेगा। यहां पर थोड़ा दोनों नीला हो रहा है, इसलिए दोस्तों रंग इसका परिवर्तित कर दे रहे हैं आपके सुविधा के लिए। इसको गर्म धारा ही समझिएगा। ठीक, एंटिलीज की धारा, एंटिलीज आइलैंड्स, एंटिलीज द्वीप समूह के पास जब यह धारा बहती है तो उसको बोला गया एंटिलीज की धारा। इसकी एक शाखा एंटिलीज की धारा, इसकी एक शाखा आपके मैक्सिको की खाड़ी की तरफ गई, उसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, उसका नाम देंगे मैक्सिको की धारा। मैक्सिको की खाड़ी में मैक्सिको की धारा। मैक्सिको की धारा। तीसरी जो फ्लोरिडा के पास बह रही है उसका नाम क्या देंगे, उसका नाम देंगे फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा ये क्षेत्र है, फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा, मैक्सिको की धारा, यह सब पुनः एक होंगी। फिर अभी क्या बात हुई, 2 या 2 से अधिक धाराएं मिलती हैं, तब उनका जल आयतन बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है, उनकी एक अलग ही प्रकृति बन जाती है जिसको स्ट्रीम कहा जाता है। तो यहां पर जो मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तब इनका क्या नाम होगा, इनका नाम दोस्तों यहां पे हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, हिंदी में भी गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम क्यों इसका महत्व है, ये कहां पे बह रही है, किस तट पे, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। यह दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे बह रही है, मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पे, जहां आपको बड़े बड़े महानगर, इवन सन नगर हो गया अब तो वो
अर्बन एग्लोमेरेशन हो गया, लगातार बोस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी सब मिल गए हैं, लगातार एक अर्बन चेन बन गई है, सन नगर अर्बन एग्लोमेरेशन। वहां पर यह धारा बह रही है। कैसा है जल, कैसी है जल, इसका प्रकृति क्या है, गर्म की ठंडी, ये कहां से आ रही है, गर्म क्षेत्र से, विषुवत रेखीय क्षेत्र से जा रही है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र से आने के कारण इनका जल गर्म है। कैसा पानी है, गर्म पानी है। इस समय वर्तमान में भी इंडिया और यूएसए का जो अक्षांश एक है, लेकिन इंडिया में ठंड तो पड़ रही है, गलन है, बट बर्फ नहीं पड़ गिर रही है, जबकि मैक्सिको में इसी अक्षांश पर बर्फबारी हो रही है। कारण मैक्सिको में कोई हिमालय नहीं है जो शीत हवाओं को, आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवाओं को रोके, बैरियर का काम करे। हमारे यहाँ है हिमालय, हमको उन आर्कटिक शीत हवाओं से रोका है, बचा रहा। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई नहीं है, तो ठंडी हवाएं पूरा दक्षिण तक आती हैं, ठंडा क्षेत्र हो जाता है। और वहीं पर यह गर्म धारा क्या कर रहा है, मौसम को सुहाना बना रही है। गर्म जल है तो अपने संलग्न क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि करेगा, तापमान में वृद्धि होगी तो थोड़ा मौसम रहने योग्य होगा, है ना। तो गल्फ स्ट्रीम के कारण यह यूएसए का जो पूर्वी तट है यह काफी ज्यादा पॉपुलेटेड हो गया, काफी ज्यादा यहां पर जनसंख्या निवास करती है। और एक यह विश्व का प्रमुख जनसंख्या संकेंद्रण का क्षेत्र है आपका ये पूर्वी तट, ठीक है। इसके में एक रोल है गल्फ स्ट्रीम का भी। अब आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम अब थोड़ा सा शीतोष्ण क्षेत्र में आ गई है। शीतोष्ण क्षेत्र में आने पर अब ये किसके दायरे में आएंगी दोस्तों, अब ये आएंगी पछुआ पवनों के दायरे में। और पछुआ पवनों के कारण ये बहते बहते कहां जा रही हैं, पश्चिमी यूरोप तक पहुंच जाएंगी। पछुआ ऐसे ही तो जाएगी पछुआ पवन, और इनको यूरोप तक ले जाएगी। कैसे, वास्ट ओपन ओशन है, खुला महासागर है, वहां पर यह जल थोड़ा सा स्लो मूवमेंट में जा रहा है। तो इसकी सीमा क्लियर होगी, नहीं होगी, सीमा नहीं क्लियर होगी। और किसके कारण है, यह पवन के कारण है, तो इसको बोलेंगे प्रवाह, ड्रिफ्ट। और कौन से महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो क्या नाम देना उचित होगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन ही आएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक। गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवन के कारण क्या बन गई, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और यही पश्चिमी यूरोप पहुंचेगी। कैसा जल है, मुख्यतः गर्म जल है, गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल है। और गर्म जल जब यहां ठंडे यूरोपीय क्षेत्र में पहुंचेगा तो यहां के ठंडे क्षेत्रों को गर्माहट देगा कि और ठंडा कर देगा, गर्माहट दे देगा। अब वहां ठंड से सिकुड़ रहे लोगों को गर्म पानी मिल गया, खुश हो गए, जैसे हम ही आपको गर्म जल पीने को मिल जाए, आनंद आ जाता है। ऐसे ही वहां पर नॉर्वे, ब्रिटेन, फ्रांस, इन जैसे ठंडे यूरोपीय देशों को यह गर्म जलधारा जीवनदायिनी का काम करती है। इसीलिए इसको वार्म ब्लैंकेट भी कहा जाता है। चाहे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह रहे या गल्फ स्ट्रीम रहे, जो भी विकल्प रहा आंसर वही बनेगा, यूरोप का गर्म कंबल या जीवनदायिनी। ये तो हो गया एक सिस्टम। लेकिन यहां पर एक चीज और गौर करने की बात है, उसको भी ध्यान देना होगा। क्या, टाइटैनिक नामक एक बहुत ऐतिहासिक जहाज काफी ज्यादा चर्चित में था, डूब गया। कहां जा रहा था, यूरोप से अमेरिका की तरफ जा रहा था। पहुंच तो गया अमेरिका के पास तक, लेकिन पहुंचते पहुंचते डूब गया। कारण क्यों, एक बड़ा सा आइसबर्ग से टकरा गया। तो यहां इतना ठंडा तो है नहीं कि आइसबर्ग होगा, कोई आर्कटिक क्षेत्र तो है नहीं कि आइसबर्ग होगा। कैसे आइसबर्ग आया, आइसबर्ग दोस्तों इन्हीं जलधाराओं के कारण आर्कटिक क्षेत्र से टूटकर आया था। और उस जलधारा का क्या नाम है, जिसने अपने मुंह में, ध्यान देना बात को, अपने मुंह में आइसबर्ग लेकर दौड़े दौड़े आ गई टाइटैनिक को डुबोने। जैसे कि यहां पर एक धारा बहती डेविस स्ट्रेट के पास से आती है, ग्रीनलैंड के पश्चिम से आती है। इस धारा का नाम है लैब्राडोर। क्या नाम है, लैब्राडोर, लैब्राडोर धारा। कैसी धारा, कैसा पानी है, आर्कटिक से आ रहा है, ठंडा पानी है। कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठीक। यही अपने मुंह में आइसबर्ग लेके आया था लैब्राडोर, और टाइटैनिक उसी से डूबा था। तो टाइटैनिक एक्सीडेंट के पीछे क्या कारण है, लैब्राडोर। दक्षिण गोलार्ध में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पश्चिम पवन प्रवाह लगातार घूमेगी अभी थोड़ी देर में। अब यहां पर लैब्राडोर करंट ठंडी जलधारा है, जो किससे मिल रही है, गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिल रही है। अब ठंडी और गर्म जलधारा जब मिलती है तो वहां पे तापीय विक्रम
थर्मल इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है दोस्तों, ठंडा जल गर्म जल ऊपर नीचे, है ना। और यहाँ पर इस कारण से कोहरा फॉग बनने लगता है। फॉग से शिपिंग नेविगेशन को तो प्रॉब्लम आ रहा है जहाज रानी को, लेकिन मछलियों को आनंद ही आनंद है। यहाँ पर नीचे का ठंडा जल भी आ रहा है, पछुआ पवन अब तटीय हैं और सतह के जल को आगे बढ़ा रही है, तो नीचे का जल ऊपर आ रहा है, अपवेलिंग हो रहा है, जिससे न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे हैं। और ठंडे गर्म जलधारा के मिलने के कारण इस क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन मत्स्य क्षेत्र बनता है। और यह इतना ग्रैंड है कि इसको क्या बोलेंगे, ग्रैंड बैंक। ये मछलियों का ग्रैंड भंडारा है। यहाँ पे इतने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन जलीय पादप हैं, और उनको खाने के लिए नन्ही मछलियां, उनको खाने के लिए और बड़ी मछली, उनको खाने के लिए और बड़ी मछली, खाने के लिए और बड़ी मछली, मछलियों की अनन्य संख्याएं हो जाती हैं। और जो यहां से मछली खा के बाहर जाएंगी और लोगों को बोल देंगे वहां पर ग्रैंड पार्टी चल रही है, और मछलियां आ जाएंगी यहाँ पर। और मनुष्य लालची मानव देख रहा है, वो कहेगा अच्छा मछली, वो भी जाल तक पहुंच जाएगा और खूब मछलियों को पकड़ेगा, उनको अपना यूज भी करेगा और वो एक्सपोर्ट भी करेगा, बेचेगा भी, ट्रेड करेगा। तो इस क्षेत्र में, कहां पर, न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र में, जो विश्व स्तरीय बहुत ही बेहतरीन मत्स्य क्षेत्र बनता है, फिशिंग ग्राउंड बनता है, इट इज कॉल्ड ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक, यूएसए कनाडा बॉर्डर पे ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक। जहां भी गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी दोस्तों, वहां पर मत्स्य क्षेत्र जरूर बनेगा, छोटा या बड़ा। ठीक, अब ग्रीनलैंड के पूरब से भी एक ठंडी जलधारा जाएगी। तो कहां से जा रही, ग्रीनलैंड के पूरब से, तो क्या नाम होगा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, यह भी आगे इसमें मिल जाएगी। ठीक, लेकिन मुख्य यहां रोल किसका था, लैब्राडोर का। ध्यान देना, ग्रैंड बैंक किन दो धाराओं के मिलन से बनता है, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर। ये मत टिक कर देना कि पूर्वी ग्रीनलैंड, इसको इसीलिए बाद में बता रहा है, इसको मिला भी नहीं रहे यहाँ पे, देख लीजिए, इसको दूरी छोड़ दे रहे हैं, इसका पानी का मात्रा कम है। अब यह जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहां पहुंची, ब्रिटेन के पास पहुंची। वहां भी जल आगे रुका और यहां भी कई भाग में बटेगी। कौन से भाग में बटेगी, एक भाग दोस्तों नॉर्वे के सहारे उत्तर में गया, एक आइसलैंड की तरफ गया, और एक दक्षिण आएगा। दक्षिण जो आएगा कनारी नामक द्वीप के समीप से आएगा, इसलिए उसको कनारी की धारा कहा जाएगा। अब इनकी प्रकृति आपको बताना है। ठीक, अब तक जितना हमने समझा कि गर्म क्षेत्र से आ रहा है, विषुवतरेखीय क्षेत्र से, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, तो वो पानी गर्म होगा, जल गर्म होगा, उसको बच्चे को नहलाओगे तो बच्चा बोलेगा गर्म पानी है, गर्म जलधारा। लेकिन अगर यही उत्तर से दक्षिण पानी आ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, या आप ये कहेंगे पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, ध्रुवों से विषुवतरेखीय क्षेत्रों में जल जा रहा है, तो वो जल ठंडा रहेगा। उसमें किसी बच्चे को नहलाओगे तो क्या कहेगा, ठंडा पानी है, कोल्ड करंट। ठीक है, आइए अब यहां पर इनका नाम देखना होगा। यह है नॉर्वे की धारा, नॉर्वे के पास से जो जाती है, नॉर्वे की धारा। नॉर्वे की धारा दोस्तों गर्म की ठंडी, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा है। और यही नॉर्वे को थोड़ा सा मानव के लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। नॉर्वे में मानव सभ्यता थोड़ा सा फिनलैंड आदि अगल बगल के क्षेत्रों से की तुलना में ज्यादा जल्दी से डेवलप हुआ, ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। और नॉर्वे के लोग ही पहले लोग थे जो बाकी यूरोप के क्षेत्र में जाकर बताने योग्य थे, बताए कि तुम्हारे यहाँ तो सूर्य डूब जाता है, मेरे यहाँ तो रात के 12 बजे भी सूर्य नहीं डूबता है, रात के 12 बजे भी सूर्य दिखता है। कहेंगे हो ही नहीं सकता, चलो दिखा दिया जाए, शर्त लग गई। गए फ्रांस वाले, गए जर्मनी, ब्रिटेन वाले गए नॉर्वे, वहां देखे तो वाकई में रात के 12 बजे सूर्य उगा है, दिख रहा है हॉरिजॉन पे, क्षितिज पे। नाम क्या पड़ गया नॉर्वे का, नॉर्वे को बोला गया मध्य रात्रि सूर्य का देश, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लेकिन क्या नॉर्वे में ही ऐसा होता, नहीं, समूचे आर्कटिक सर्किल पे, समूचे आर्कटिक सर्किल पे आपको, आर्कटिक सर्किल की बात करेंगे तो 21 जून को 24 घंटे दिन होता है। आर्कटिक सर्किल से और उत्तर गए उत्तरी ध्रुव की तरफ तो 2 दिन 4 दिन, एक महीना, 4 महीना, 5 महीना, 5.5 महीना, और एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे गए तो 6 महीने क्या
दिन रहेगा, सूर्य हमेशा क्षितिज पे दिखते रहेंगे, सूर्योदय सूर्यास्त की तरह। ठीक, वापस आते हैं। नॉर्वे की धारा इस ठंडे क्षेत्र में जल को, गर्म जल है तो इस कारण से यहां पर रहने योग्य बना दिया। और यही गर्म जल धारा रूस का एक बंदरगाह है मरमांस्क बंदरगाह, एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो आर्कटिक क्षेत्र में होने के बावजूद साल भर खुला रहता है, नौगम्य रहता है, नेविगेबल रहता है। कारण नॉर्वे की गर्म पानी यहां पर बर्फ नहीं जमा होने देता, बर्फ को पिघला देती है, गर्म जल है, बर्फ को पिघला देगी तो यातायात में एक सुगमता बनी रहेगी। मरमांस्क बंदरगाह रूस का आर्कटिक क्षेत्र में होने के बावजूद एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो साल भर खुला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में आपको मिलेगा जरूर। नॉर्वे की जलधारा, जिसको नॉर्वे का जीवनदायिनी भी कहा जाता है। आइसलैंड की तरफ एक जलधारा जाती है दोस्तों, इस जलधारा को बोला जाता है इरमिंगर। इरमिंगर की धारा जो कहां जा रहा है, आई से आइसलैंड, आई से इरमिंगर, आई से आइसलैंड और आई से इरमिंगर। ठीक, दिमाग में बैठा लीजिए, अक्सर एग्जाम में इरमिंगर क्वेश्चन बनता है, इरमिंगर एग्जाम में अक्सर आता रहता है। इरमिंगर की धारा, यह नॉर्वे की धारा से ही एक अलग शाखा निकली है आइसलैंड की तरफ। आइसलैंड भी आर्कटिक वृत्त पर है, ठंडा क्षेत्र है, वहां पर लोग रहते हैं काफी। पीस का इंडेक्स देखिएगा तो आइसलैंड ही टॉप पर दिखता है। क्यों लोग हैं वहां पर, कैसे हो गए इतने ठंडे क्षेत्र में? इरमिंगर की गर्म जलधारा के कारण। आइए अब जो दक्षिण की तरफ आई, दक्षिण की तरफ जो जलधारा जा रही है यह कैसी है तो आप ही बताइए। ये ठंडे क्षेत्र से है, यहां पर मान लीजिए टेम्परेचर कितना था, यहां का टेम्परेचर सपोज दोनों का मान लीजिए 15 डिग्री है सेल्सियस। ठीक, अब यहां से भूमि जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, लेकिन जल देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। कारण फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, क्या है यहाँ पर, कन्वेक्शन। यहाँ पे संवहन से ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, जिसलिए यहाँ पर जल के कण मूव करते हैं तो देर में गर्म, देर में ठंडा होता है। यहां से उत्तर में आप जाएंगे तो मान लीजिए 15 से ठंडा होकर 14 हुआ, 13 हुआ। ठीक, लेकिन यहाँ भूमि का टेम्परेचर बहुत नीचे आ चुका है, यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस है। 5 डिग्री सेल्सियस वाले भूमि में 10 डिग्री 13 डिग्री सेल्सियस का जल गर्म कहा जाएगा, गर्म जलधारा। लेकिन दक्षिण में जो आ रहा है देर में गर्म हो रहा है, 16 17 हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे भूमि ज्यादा गर्म हो चुकी है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब 30 डिग्री सेल्सियस के बगल 17 डिग्री सेल्सियस के पानी जा रहा है तो उसको क्या बोलोगे, ठंडा पानी, ठंडी जलधारा। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कोल्ड करंट। तो इसको लाल रंग से निशान बना देते हैं, कोल्ड करंट, कोल्ड करंट। ठीक, कनारी की धारा इज अ कोल्ड करंट। कहां पर, कनारी द्वीप है यहां पर, कनारी द्वीप के कारण इसका नाम हो गया कनारी की धारा। ठीक, तो यह है दोस्तों आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। यह कैसा चक्कर बनाई हैं, यह आपका क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, यह क्लॉकवाइज बनाई हैं। तो यह जल धाराएं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आपके घड़ी के सुई के अनुरूप यानी क्लॉकवाइज एक चक्रण बनाती हैं, जिनको बोलते हैं गायरे, गायरे। ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध में अभी आप देखिएगा यह एंटी क्लॉकवाइज गायरे बनाएंगी। यह दक्षिणी गोलार्ध में यह घड़ी के सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गायरे बनाएंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज गायरे। ठीक, इसी में लगे हाथ एक चीज और जान लीजिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही इन्हीं जलधाराओं के प्रवाह में जो एक जलीय घास होती है, एक्वेटिक वीड है, उसका नाम है सारगैसम घास, वो बहते बहते बीच में एकत्रित हो जाती है और चारों तरफ जल के बीच में वो घास एकत्रित है, उसका नाम है सारगैसम सी। उसका नाम दे दिया गया सारगैसो सागर। सारगैसो सागर को तटविहीन सागर भी कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, पानी है, तट एक तरफ भी, लैंड एक तरफ भी नहीं है, तो तटविहीन सागर सारगैसो सागर। कहां पे, आपके उत्तरी अटलांटिक में
गल्फ स्ट्रीम से थोड़ा सा पूर्व जाने पर सारगेसो सागर यहां पाया जाता है। आइए अब दक्षिणी अटलांटिक में भी देखा जाए दोस्तों, ब्राजील के पठार के पास जो जल एकत्रण हुआ था, उत्तर में तो एंटीलीज धारा ग्रुप में गया, दक्षिण में जो गया ब्राजील के तट के सहारे गया। तो तट क्या कर रहा है, तट यहां पे जल की दिशा को नियंत्रित कर रहा है। जो तट रेखा होती है वो जल के दिशा को नियंत्रित करती है। दक्षिण में जाने वाला जल ब्राजील के पूरब में कि पश्चिम में, पूरब में है, तो पूर्वी ब्राजील की धारा नाम पड़ा इसका, ब्राजील के पूरब में है तो पूर्वी ब्राजील की धारा इसको कहा जाता है। यही आगे बढ़ेगा तो एक ठंडी धारा से मिलेगा। कौन सी ठंडी धारा, दक्षिणी गोलार्ध में अभी बात हुई थी जब यहां पर आइसबर्ग की बात हो रही थी कि उत्तरी गोलार्ध में तो शिप एक्सीडेंट आपको दिख जाते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जहाज दुर्घटनाएं टाइटैनिक जैसी कभी नहीं दिखी, न दिखेंगी। कारण क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में इस क्षेत्र में कोई भूमि नहीं है, जिस कारण से यहां पर जो ठंडी जलधारा है सरकम आर्कटिक करंट, सरकम अंटार्कटिक करंट, या इसको पश्चिम पवन प्रवाह, या इसको सरकम पोलर करंट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिम पवन प्रवाह, ड्रिफ्ट है, प्रवाह है, तो किसके कारण, पछुआ के कारण। और इसी क्षेत्र में 40 डिग्री दक्षिण, 50 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण में पछुआ के 3 नाम भी होते हैं, रोरिंग 40, फ्राइटनिंग 50, श्रीकिंग 60, दहाड़ता 40, डरावना 50 और चीखता 60। पश्चिम पवन प्रवाह, तो दोस्तों पश्चिम पवन प्रवाह लगातार बह रही है, लगातार। इसके कारण अंटार्कटिक से कोई भी आइसबर्ग अगर टूट के भी आया तो किसका भाग हो जाएगा, इसी का भाग हो जाएगा, घूमने लगेगा। उत्तर में जहां भूमि है, जहां पर जहाज चल रहे हैं, वहां पहुंच ही नहीं पाता, तो एक्सीडेंट क्या खा कराएगा। आइए अब ये पश्चिम पवन प्रवाह का यहां पर केप यॉर्क पेनिनसुला के पास, फाकलैंड द्वीप के पास एक भाग इसका उत्तर की तरफ आता है, जिसको फाकलैंड के नाम पर नाम पड़ता है फाकलैंड की धारा, फाकलैंड की धारा। फाकलैंड की धारा ठंडी है कि गर्म, चूंकि ठंडे क्षेत्र से आ रही है, चूंकि पश्चिम पवन प्रवाह का भाग है, चूंकि अंटार्कटिका की तरफ से आ रही है, तो ठंडी जलधारा होगी। गर्म धारा और ठंडी जलधारा यहां मिल रही है, तो मत्स्य क्षेत्र बनेगा कि नहीं, बनेगा। लेकिन क्या ग्रैंड बैंक जैसा ग्रैंड पार्टी होगा, नहीं, छोटी पार्टी, छोटा मत्स्य क्षेत्र बना, ठीक। फिर कालांतर में यह जल आपका आगे बढ़ते हुए किसका भाग बन जाएगा, गर्म जल, ठंडा जल, पूरा पश्चिम पवन प्रवाह का भाग बन जाएगा। आगे यह बढ़ता है और दक्षिण अफ्रीका के समीप महासागरीय स्थलखंडों से, महासागरीय उच्चावच जो अंदर हैं, उनसे टकराकर एक भाग इनका उत्तर की तरफ बढ़ा, जिसका नाम लिखा हुआ है बेंगुला। बेंगुला की धारा गर्म होगी कि ठंडी होगी, तो कहां से आ रही है, अंटार्कटिका की तरफ से आ रही है, ठंडे क्षेत्र से, दक्षिणी ध्रुव की तरफ से आ रही है, विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, ठंडा पानी होगा, तो यहां पर क्या नाम दिया जाएगा, ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट। तो बेंगुला की धारा दोस्तों कोल्ड करंट है कि वार्म करंट, बेंगुला की धारा एक कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा, ठीक है। इस तरह एक चक्कर बन गया। ये चक्रण, यह दायरे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो यह दोस्तों आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। यहां आपने क्या देखा था, दक्षिणी गोलार्ध में जो दायरे बनेगा वह सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और यहां पर आपने देख लिया एंटी क्लॉकवाइज बनता है। अब एक क्विक रिवीजन इसका मान लेते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में जो धारा बही उसका उत्तर विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण में दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, दोनों गर्म जल धारा है। अब ब्राजील के तट से जो उत्तरी गोलार्ध में बह गया पानी एंटीलीज के पास, एंटीलीज की धारा, इसकी शाखा मैक्सिको की खाड़ी में मैक्सिको की धारा, फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा की धारा, और यह सब मिलकर गल्फ स्ट्रीम बन जाता है। गल्फ स्ट्रीम आगे लेब्राडोर से मिलता है और यहाँ पर ग्रैंड बैंक बनाता है। उसके बाद सारा जल पछुआ पवन के प्रवाह से उत्तर अटलांटिक प्रवाह के रूप में यूरोप की तरफ जाता है। गर्म जल है, यूरोप में मौसम सुहावना कर देगा। अगल बगल भूमि में गर्म जल तापमान को बढ़ाएगा,
तापमान बढ़ेगा, वायु गर्म होगी तो गर्म वायु ऊपर उठेगी, RH कम होने लगेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता कम होते होते 100% हो जाएगा, वायु सैचुरेट हो जाएगी, संघनन कंडेंसेशन होगा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर के ऊपर और वर्षण होने लगेगा, वर्षा होने लगेगी। इन क्षेत्रों में जल भी बरसने लग गया और अच्छा हो गया और रहने योग्य भूमि बन गए पूरा। लेकिन जो इसकी एक शाखा दक्षिण की तरफ आई, वह ठंडा जल गर्म क्षेत्र में आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है, वह अपने बगल की भूमि को ठंडा कर रहा है और बगल की भूमि को ठंडा करेगा, तापमान कम करेगा, वायु ठंडी होगी तो क्या ऊपर उठेगी? कदापि नहीं, ऊपर उठेगी नहीं। जब वायु आरोहित नहीं होगी, एसएनडी नहीं होगी, ऊपर जाएगी नहीं, तो RH उसका बढ़े कम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा ही नहीं, तो वह संघनन होगा ही नहीं, वर्षा वर्षण होगा ही नहीं वहां पर, और यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। लंबे समय तक सूखा पड़ने के कारण यहाँ पर मरुस्थल बनेगा। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। ठीक, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल बनेगा। ठीक, चलिए, ठंडी जलधारा के बगल मरुस्थल बन गया सहारा। क्या एक ही जगह? नहीं, हर जगह जहां भी ठंडी जलधारा उसके बगल में मरुस्थल। कैसे मान ले, आइए देखते हैं। बेंगुला की धारा कहां बह रही है? नामीबिया बोत्सवाना के पास। तो यहाँ पे भी क्या मरुस्थल हैं? बिल्कुल हैं। यहाँ मरुस्थल का नाम नामिब मरुस्थल, नामिब मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे हैं? अफ्रीका में, दक्षिणी भाग में। क्यों बना? 3 फैक्टर होता है मरुस्थल बनने का। पहला, ट्रेड विंड का क्षेत्र है, लेकिन वह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे है। ट्रेड विंड पूरब से आती है व्यापारिक पौने, पश्चिम पहुंचते पहुंचते जल वाष्प विहीन हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो वर्षा नहीं करा पाती। दूसरा, कहीं न कहीं यह क्षेत्र उच्च दाब पेटी के क्षेत्र में भी आ जाते हैं, आपके हॉर्स लैटिट्यूड या उपोष्णकटिबंध उच्च दाब क्षेत्र में आते हैं, जिस कारण वर्षा नहीं होती। और तीसरा फैक्टर जो भी आप देख रहे हैं, ठंडी जलधारा का प्रभाव। ठंडी जलधारा जहां भी बहेगी अपने बगल के क्षेत्र में सूखाग्रस्त क्षेत्र बनाएगी, मरुस्थल बनाएगी। ठीक, बेंगुला की धारा नामिब और कालाहारी नामक मरुस्थल बना रही है। कनारी की धारा सहारा मरुस्थल के निर्माण में योगदान दे रही है। ठीक, तो मैच द फॉलोइंग में नामिब कालाहारी किससे? बेंगुला से जोड़ना है। सहारा किससे जोड़ना है? कनारी से जोड़ना है। अब दूसरे महासागर में देखते हैं, वहां भी बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक, आइए अब आते हैं हम प्रशांत महासागर देखते हैं। प्रशांत महासागर में दोस्तों, इसमें कट गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। या दोस्तों, प्रशांत महासागर के रफ डायग्राम। इसमें विषुवतरेखीय क्षेत्र के उत्तर में कौन सी धारा बहेगी? विषुवतरेखीय क्षेत्र के उत्तर में आपका उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, दक्षिण में दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, ठीक है ना। दक्षिण में दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, फिर जैसे अटलांटिक में हमने देखा था, ये धाराएं जलस्तर में वृद्धि है, साथ ही यहां पर इनको पछुआ पवन आगे ढकेल रही, व्यापारिक पवन आगे ढकेल रही है। व्यापारिक पवन इनको बहाते हुए कहां ले गई? इस महासागर के पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र की तरफ। ध्यान देखना शब्दों में, स्टेटमेंट में क्या देखना है? महासागरों के पश्चिमी किनारे पर, जबकि महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। उल्टा हो जाता है। महासागरों के पश्चिमी किनारे पर और महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, जल एकत्रण हो जाता है, जिससे कई भाग में जल आगे बढ़ता है। कई भाग में जल आगे बढ़ेगा तो एक भाग उत्तर की तरफ गया। यही फिलीपींस आदि से
बटकर फिर पुनः एक हो जाएगा जापान के पास, एक भाग आपका दक्षिण की तरफ जा रहा है, एक भाग इन मलक्का मकस्सर जल संधियों के माध्यम से कहां चला आया, हिंद महासागर में चला आया। ध्यान देना, हिंद महासागर में भी इसका पानी आ जा रहा है, गर्म पानी, और यही आगे चल के एल नीनो में काम देगा, एल नीनो का कारण बनेगा। जो उत्तरी और दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा का गर्म जल मलक्का मकस्सर आदि जल संधियों के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश कर जा रहा है, हिंद महासागर के तापमान को में वृद्धि कर दे रहा है। हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि होने से हिंद महासागर में उच्च दाब क्षेत्र कमजोर पड़ता है, और इस कारण से मानसून प्रवाहों, जो मानसून पवन है, मानसून पवन के प्रवाह में वेग में कमजोरी आ जाती है, और भारत में वो साल मानसून कमजोर हो जाता है, वर्षा कम होती है, सूखा पड़ने लगता है, जिसको हम बोलते हैं एल नीनो आ गया, पानी कम बरसेगा। ठीक है, आइए अब इनका नामकरण भी देखते हैं दोस्तों। यह जो धारा है, यह फिलीपींस की धारा आदि, यह जब जापान के पास मिलती है तब इनका नाम क्या होना चाहिए? जो स्ट्रीम में हमने दूसरी स्ट्रीम बताई थी, क्या नाम था उसका? नाम आपका काली धारा, काली धारा या कुरोशियो धारा, कुरोशियो, कुरोशियो, काली धारा या कुरोशियो धारा इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। यह उत्तर से आने वाली कौन सी धारा से मिलती है? यह उत्तर से आने वाली और दूसरी है ओखोत्स्क। एग्जाम में आएगा। जापान के पास मत्स्य क्षेत्र के निर्माण के पीछे कौन सी धाराओं का योगदान है? कुरोशियो और ओयाशियो कि कुरोशियो और ओखोत्स्क, दोनों विकल्प रहेगा। कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे कंफ्यूजन दूर करना है? एकदम आसान। कैसे? एक चीज बस पकड़ लीजिए आप, यहां पे ओ है और यहां भी ओ है। जो कुरोशियो है और ओयाशियो है, दोनों में ओ रहेगा, तभी वहां पर उनका मिलन हो पाएगा, है ना। और दोनों जब मिलेंगी, एक गर्म धारा एक ठंडी जल धारा, तो वहां पे फिर भाई पुनः ग्रैंड बैंक की तरह एक विशाल मत्स्य क्षेत्र डेवलप होगा। आर्कटिक में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट का क्षेत्र ज्यादा है, वहां पर एक ग्रैंड बैंक बना। यहां पर क्या है? यहां पर यह द्वीप है, यहां पर कौन सी प्लेटों का टक्कर हो रहा है? यहां पे प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, प्लेटें आपस में लड़ रही हैं, महाद्वीपीय प्लेट हैं दोनों, इस कारण से यहां पर द्वीपों का, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हुआ है, और इस कारण से यहां पर मग्न तट की चौड़ाई बहुत ही कम होगी, यहां पर गहराई ज्यादा है। तो जापान टेक्नोलॉजी में एडवांस है। जापान अच्छे मछली पकड़ने वाले अपने यंत्र और जहाज बनाया, गहराई में भी जाके मछलियों को जापान पकड़ लेता है और उनको बेचता है। ठीक, जापान, चाइना, ये सब। चलिए अब आगे पुनः कौन से पवन का प्रभाव आ जाएगा? यहां पर आपका फिर से पछुआ पवन का प्रभाव आ जाएगा। तो उत्तरी प्रशांत में पछुआ पवन के कारण जो प्रवाह ड्रिफ्ट चलने लगी, उसका क्या नाम पड़ेगा? उत्तर प्रशांत प्रवाह। अब ये कहां पहुंची? यह पहुंची आपके उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक, जहां पर आपका रॉकीज पर्वत श्रेणी है। अब यहां पुनः यह बटी उत्तर और दक्षिण की तरफ। उत्तर में जो गया गर्म जल होगा कि ठंडा? भाई गर्म पानी आ रहा है, ठीक, विषुवत रेखा की तरफ से आ रहा है गर्म जल धारा। कौन से तट पर? अलास्का के तट पे। क्या नाम पड़ा? अलास्का की धारा। तो प्रश्न आया, अलास्का की धारा कहां बहती है? अलास्का के तट पे। कौन से महासागर में? उत्तरी प्रशांत महासागर में। गर्म है कि ठंडी? क्या रिकॉल करेंगे, कहां से आ रहा है? विषुवत रेखा की तरफ से आ रहा है, गर्म पानी है, तो गर्म जल धारा होगी। दूसरी तरफ जो कैलिफोर्निया के तट से पानी बह रहा है, अब यह दक्षिण की तरफ जा रहा है, मतलब ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र में जा रहा है, तो यह
क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा ठंडी जलधारा। यह आपकी ठंडी जलधारा, इसको रेड कर देते हैं दोस्तों, ठंडी जलधारा। कहां पे, कैलिफोर्निया के तट से, तो नाम क्या पड़ा, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की धारा। ये कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जलधारा है, तो ये भी मरुस्थल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। क्या नाम है, सोनोरन मरुस्थल। कहां पे, अमेरिका में, सोनोरन मरुस्थल। सोनो क्यों बन गया ये, क्योंकि बगल में ठंडी जलधारा थी, टेम्परेचर को डाउन कर दिया, टेम्परेचर डाउन हो गया, वायु ऊपर आरोहित नहीं होगी, वायु बैठेगी, वायु आरोहित ही नहीं होगी तो वर्षण नहीं होगा, पानी नहीं बरसेगा, सूखा पड़ जाएगा, लंबे समय तक सूखा लगातार पड़ा रहा, मरुस्थल बन जाएगा। नाम सोनोरन मरुस्थल, अमेरिका में। ठीक है, कारण कैलिफोर्निया की धारा। यह पुनः आके मिल गया और उत्तर विषुवत-रेखीय धारा का भाग बन गया। कैसा चक्रण है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो उत्तरी महासागरों में, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में क्लॉकवाइज गायरे बनता है, यहां भी बन गया। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ क्या नाम होना चाहिए भाई, ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कैसी है, गर्म की ठंडी, पूर्वी, पूरब की तरफ इक्वेटर से पानी आ रहा है, गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म जल धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी जल धारा होगी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा आगे यह किसमें मिलेगी, आगे यह लगातार बहते हुए पश्चिम पवन प्रवाह में मिल जाएगी। पश्चिम पवन प्रवाह वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या सर्कम अंटार्कटिक ड्रिफ्ट में मिल जाएगी और इसके बाद आगे यह जल बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो महासागरीय उच्चावचों के कारण एक शाखा इनका उत्तर की तरफ बढ़ेगी। पहली बार इसको किसने खोजा था, पहली बार इसको हम्बोल्ट साहब ने खोजा था। तो हम्बोल्ट साहब के नाम पर इस धारा का नाम हम्बोल्ट की धारा है। कौन से देश के तट पे है, पेरू के तट पे है, तो पेरू के तट पे होने के कारण पेरू की धारा कहा जाता है। पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा इसका नाम होता है। क्या विशेषता है, क्यों इसको इतना ज्यादा गौर हम दे रहे हैं, क्योंकि यही एल नीनो गर्म जल उत्पन्न होता है। एल नीनो की गर्म धारा इसी पेरू की ठंडी धारा को रोक कर ऊपर जल आ जाता है। कहां से आता है, कैसे आता है, 1 मिनट लगेगा, उसको समझ लीजिए। देखिए यहां पर जो जल का एकत्रण था, यहां पे हो क्या रहा है कि एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति विषुवत रेखीय धारा, प्रति विषुवत रेखीय धारा के रूप में गर्म जल सतह के नीचे नीचे आगे बढ़ता है और कहां पर, साउथ अफ्रीका के तट पर एकत्रित होता रहता है। ऊपर ठंडी पेरू की धारा जा रही, नीचे गर्म जल एकत्रित हो रहा है। गर्म जल है तो कहां भागेगा, ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर आएगा तो पेरू की धारा को रोककर गर्म जल ऊपर आ जाएगा, पेरू की धारा रुक जाएगी और सतह पर गर्म पानी फैल जाएगा। इसी गर्म पानी को एल नीनो कहते हैं। जीसस का बर्थ क्रिसमस के आसपास होता है। यहां पर जब इसको रोक दिया गया और यहां पूरी तरह से जल ऊपर आ गया और नीचे से ऊपर आ रहा है तो प्लैंकटन भी लाएगा। अब यहां पर खूब मछली होने लगेंगी और यहां पर मानव के लिए 2 फायदे। पहला फायदा, गर्म जल आ गया। यहां मरुस्थल था, बिल्कुल था, आटाकामा नामक मरुस्थल था। आटाकामा मरुस्थल पेरू की धारा के कारण, आटाकामा मरुस्थल, जहां पर एक जगह है एरिका। अरिका वर्ल्ड का ड्राइस्ट प्लेस कहा जाता है। लेकिन उसी जगह पर अब क्या हो रहा है, देखिएगा, अब गर्म जल आ गया, गर्म जल आ गया तो अब ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अब टेम्परेचर को बढ़ाएगा, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। यहां पर हमेशा ठंडा जल था, जनरली ठंडा जल था पेरू की ठंडी धारा कारण, तो हाई प्रेशर था, यहां उच्च दाब क्षेत्र था। लेकिन एल नीनो के उत्पन्न होने पर यहां पर गर्म जल आ गया, निम्न दाब क्षेत्र बन गया, उल्टा हो गया। इसी को सदर्न ऑसिलेशन भी कहा जाता है, दक्षिणी दोलन भी। गर्म वायु होने के कारण ऊपर जाएगा, संघनन होगा, वर्षा होगा और आटाकामा मरुस्थल में बारिश होगी। तो बारिश हो गई, सब्जी भी लग गया, मछली हो गई, यहाँ पे जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों को भोजन मिल गया और जीसस का जन्म मनाने लगे। तो
एल नीनो आने से आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में सुखद अनुभव होता है। यहां पर तो अच्छा है, लेकिन भारत में उल्टा हो जाता है। यहां पर हाई प्रेशर, तो एशिया में लो प्रेशर होता है। मानसून के लिए लो प्रेशर होना अति आवश्यक है। भारतीय क्षेत्र में लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया, दक्षिणी दोलन हो गया। अब भारतीय क्षेत्र में इंडोनेशिया के पास, एशिया में कहीं भी क्वेश्चन आए, वहां पर निम्न दाब क्षेत्र की जगह अब उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। उच्च दाब क्षेत्र बन जाएगा तो वह मानसून हवाओं को खींचने में अक्षम हो जाएगा। अब वो नहीं खींचेगा तो मानसून कमजोर पड़ जाएगा। मानसून कमजोर पड़ जाएगा तो मॉइस्चर लेडन विंड्स, जो मानसून विंड्स हैं, जो जलवाष्प को लेकर पवन आ रही है मानसून, वह नहीं आएगी। तो जलवाष्प भी नहीं आएगा तो वर्षा कैसे होगी? वहां सूखा पड़ेगा उस वर्ष। ठीक है, तो एल नीनो वर्ष में सूखा पड़ जाता है। ठीक, लेकिन यहां पर इन लोगों को फायदा, मजा ही मजा आ जाता है, इसीलिए यह सेलिब्रेट करते हैं एल नीनो आता है तो। ठीक है, तो यहां पर एल नीनो का भी उत्पत्ति ऐसे होती है। अब ये चक्रण जो बना, यह चक्रण एंटी क्लॉकवाइज बना, तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज गायरे बनता है। पुष्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, ठंडी हम्बोल्ट या पेरू की धारा के कारण आटाकामा मरुस्थल। यहां पे एक ठंडी धारा हमने देखा था, फाकलैंड की ठंडी धारा के कारण पैटागोनिया मरुस्थल भी बन रहा था। पैटागोनिया पठार है, वहीं पे पैटागोनिया डिजर्ट भी बनता है। पैटागोनिया डिजर्ट किसके कारण? फाकलैंड करंट के कारण। फाकलैंड करंट। लेकिन यह कौन सी महासागर की बात हो गई? यह अंध महासागर या अटलांटिक महासागर की बात हो गई। अंध महासागर या अटलांटिक की बात हो गई। पैटागोनिया, फाकलैंड करंट। लेकिन पैसिफिक में पेरू के कारण आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों? तो जो मरुस्थल हैं उनके बगल आपने देखा जरूर से जरूर एक ठंडी जलधारा प्रवाहित हो रही है। तो मरुस्थलों को उनकी ठंडी जलधारा से मैच कर लोगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर पे आते हैं। हिंद महासागरीय क्षेत्र में हमने बात किया था ग्रीष्मकाल और शीतकाल। ग्रीष्मकाल में तो समान इसी तरह गायरे बनेगा। क्यों भाई? ग्रीष्मकाल में मानसून कैसा है? हिंद महासागर में, साउथ एशिया में, भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में। दक्षिण पश्चिम, आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसी तरीके से पूरा बना देना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी गलत नहीं होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक, केरल में 1 जून को आता है, उसके उपरांत धीरे धीरे कलकत्ता जाता है। तो केरल से कलकत्ता की तरफ गर्मी में मानसून चलता है। ठीक है, तमिलनाडु से कलकत्ता की तरफ। इसी को कंटिन्यू कर दीजिए दोस्तों, तो इसी को कंटिन्यू कर दोगे तो यही आपका बन जाएगा ग्रीष्मकाल में मानसून प्रवाह। इसको बोलते हैं मानसून प्रवाह। मानसून प्रवाह ग्रीष्मकाल में। तो ये नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज गायरे बन रहा है, एकदम नॉर्मल है। शीतकाल में अंतर आएगा, क्यों आएगा भी देखते हैं। ठीक, लेकिन उसके पूर्व यहां पर एक और चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है दोस्तों? जो दक्षिण की व्यापारिक पौने हैं, यह ITCZ इस समय ग्रीष्मकाल में, ITCZ कहां पर है? ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पौनों को मिलना है। ये क्षेत्र मिनिमम हाईएस्ट टेम्परेचर, जो सबसे लो प्रेशर के क्षेत्र हैं, सबसे निम्न दाब के क्षेत्र हैं, उनको जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को ITCZ कहा जाता है। इसी जगह पर दोनों गोलार्ध की व्यापारिक कोणों का मिलन होता है और वह ऊपर गर्म होकर उठ जाती हैं। ITCZ ग्रीष्मकाल में आपके जून से याद रखना है ना, आपके जून जुलाई में भारत के ऊपर रहता है और यही दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका के ऊपर रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य तब कहां लंबवत हैं? आपके मकर रेखा पे हैं दिसंबर में।
तो ITCZ भी वहां पे है, लेकिन जून में सूर्य लंबवत है भारत के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, तो ITCZ भी यहीं पर है। ITCZ यहां पर है तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौने बड़े आराम से मिल गई, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पौनी होंगी इनको पार करना पड़ेगा विषुवत रेखा को, और जैसे ही विषुवत रेखा को पार करेंगे इनको यहाँ पर फेरल साहब रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस की तरह सीटी बजाएंगे, कैंगरू को 1 मिनट चलो। नियम क्या है कोरियालिस बल का, जिसके कारण फेरल्स लॉ बना है, उत्तरी गोलार्ध में पवन और जल की दिशा दाहिने हो जाएगी, तो यहाँ क्या कहेंगे, फेरल दाएं मुड़। अब यहाँ की दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को दाहिने घूमना पड़ेगा, जिस कारण से यह कैसा दिशा अख्तियार कर लेती हैं, कहां से आ रही हैं, साउथ वेस्ट से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, तो इनको दक्षिण पश्चिम का मानसून भी कहा जाता है, और फिर ये ITCZ पे पहुंचेंगी दोस्तों। ठीक है, अब इसी क्रम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने विषुवत रेखा को क्रॉस करके इस दिशा में जा रही हैं, तो जो अफ्रीका के पास व्यापारिक पौने गई, यह भी तो क्रॉस करके सोमालिया के पास इस दिशा में चलेंगी। अब सोमालिया के पास जब ये पवन अब तटीय चल रही है, ऑफशोर चल रही है, तट से दूर समुद्र की तरफ जा रही है, तो जो तट के समीप संलग्न जो जल होगा उसको बहा के आगे ले जाएगी, यहां पानी की कमी हो जाएगी, तो नीचे का जल ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अपवेलिंग, नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाएगा। तो इस समय ग्रीष्म काल में इस कारण से यहां पर सोमालिया के पास एक अलग ही धारा बहने लगती है, एक अलग ही धारा बहने लगती है, ठीक, मानसून प्रवाह के अंतर्गत ही, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका नाम है सोमालिया की धारा। और ये कैसी होगी, ठंडा पानी है, तो यह होगा आपका ठंडी जलधारा, सोमालिया की धारा ठंडी जलधारा। सोमालिया ये अपवाद है, इसलिए ध्यान देना, आयोग अपवादों पे क्वेश्चन बनाता है। सोमालिया की धारा कैसी, ठंडी धारा, सोमालिया की धारा ठंडी धारा, सोमालिया तट पे ठंडी जलधारा उत्तरी हिंद महासागर में एक ठंडी जलधारा भी बहती है जिसका नाम है सोमालिया की धारा, अपवाद है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब शीतकाल का देखते हैं, तो शीतकाल के लिए अलग मैप बना लेते हैं दोस्तों। ये आपका विषुवत रेखा हो गया, उत्तरी हिंद महासागर शीतकाल में। ग्रीष्म काल का तो फिक्स है, ग्रीष्म काल में तो आपको पता ही है कि भाई गायरे परमानेंट है, ठीक, गायरे परमानेंट है। दक्षिण में आपका लगातार पश्चिम पवन प्रवाह चली रही है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चली रही है, क्या नाम है, पश्चिम पवन प्रवाह, ठीक, इसको सरकम अंटार्कटिक या सरकम पोलर करंट भी कहते हैं, चारों तरफ घूम रही ना लगातार। उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल को देखना है, शीतकालीन मानसून प्रवाह। उत्तरी हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागरीय भाग है जहां गायरे परमानेंट नहीं होता, ऋतु के साथ यहां पे महासागरीय धाराओं की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक, दक्षिण में आसान था, क्या था, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, फिक्स रहेगा ये। यह दो धाराओं के रूप में बटा मेडागास्कर नामक द्वीप है, मेडागास्कर नामक द्वीप है, और यहां मोजाम्बिक नामक देश है, मोजाम्बिक नामक देश है। तो मोजाम्बिक नामक देश से याद रखना है मोजाम्बिक की धारा, इसको बोलेंगे मोजाम्बिक करंट। मोजाम्बिक करंट, और जो मेडागास्कर के पूरब से जा रही है इसको बोलेंगे मेडागास्कर करंट, मेडागास्कर करंट। ठीक, जब यह दोनों धाराएं मिल जाती हैं, यह दोनों धाराएं आगे अगुलहास के पास मिल जाती हैं, तब इनको बोला जाता है अगुलहास की धारा। क्या बोला जाता है, अगुलहास की धारा।
थोड़ा सा इंग्लिश आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं तो आप उसको समझ सकते हैं। अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा कहां पर? साउथ अफ्रीका के दक्षिण में। अब ये अगुलहास की धारा किसमें मिल जा रही है? यह ठंडा पानी आपका जो पश्चिम पवन प्रवाह के साथ कुछ इसका कनेक्शन होगा, तो यहां पे कुछ इसका मत्स्य क्षेत्र बनेगा, फिर पुनः यह जल पश्चिम पवन प्रवाह होते हुए आगे बढ़ेगा पूरब की तरफ। इसी की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा के रूप में आगे आती है। ध्यान दीजिएगा, अभी जब प्रशांत हम लोग देख रहे थे तो वहां हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के पूरब में एक धारा थी जिसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कहा जाता है। मैंने ऐसा देखा है कि परीक्षाओं में निम्न में से कौन ठंडी जलधारा, निम्न में से कौन गर्म जलधारा, इस तरह के प्रश्नों में दोनों नाम दिया रहता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूजन कराने के लिए। ठीक, कंफ्यूजन कुछ नहीं करना है, आपको बस सीधे जानना है कि महाद्वीपों के पश्चिम की तरफ, पश्चिमी तट पर, दक्षिण से अंटार्कटिका की तरफ से पश्चिम पवन प्रवाह की एक शाखा उत्तर की तरफ बढ़ती है, विषुवत रेखा की तरफ। ठीक है, तो यह कहां से? ठंडे क्षेत्र से आ रही तो ठंडा जल होगा, ठंडी जलधारा पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ वाली तो विषुवत रेखा से आ रही थी, तो यह तो गर्म जल होगा ना, गर्म जलधारा होगी। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, सीधे से छवि को दिमाग में बैठा लीजिए, पूरब वाली विषुवत रेखा से तो गर्म है, गर्म जलधारा है, और यह दक्षिण से जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से जा रही है, तो यह कोल्ड करंट होगी, ठंडी जलधारा होगी, कोल्ड करंट होगी। ठीक है, आइए अब आगे यह पुनः एक एंटी क्लॉकवाइज गायरे, परमानेंट गायरे बनाती है, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में उल्टा हो गया। अब यहां पे कैसे याद रखना है? यहां सीधे से आपको याद रखना है कि विंटर में जो मानसून है वो कैसे डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट मानसून है। ठीक, तो इसी के क्रम में आपको आगे बढ़ाना है। जो गायरे बनेगा शीतकाल में, विंटर में, शीतकाल में जो गायरे बनेगा, यह गायरे दोस्तों, यह गायरे उत्तरी हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल में जो गायरे बनेगा, यह भी क्या हो गया? यह भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अपवाद, एंटी क्लॉकवाइज गायरे बन गया। ठीक, ये क्या है? अपवाद है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा हुआ? कारण क्या है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि मानसून मतलब क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, ऐसी पवन जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा को परिवर्तित कर लें, उल्टा कर लें, अपोजिट कर लें, केवल उन्हीं को मानसून पवन कहा जा सकता है, उन्हीं का नाम मानसून पवन होता है। यह मानसून पवनों का क्षेत्र है। मानसून पवन जब उल्टा बहने लगेंगी तो घर्षण से जल के को भी अपने साथ बहाएंगी अपनी दिशा में, और इस कारण से जल की दिशा भी यहां पे अपोजिट हो जाती है, व्युत्क्रमित हो जाती है, उल्टी हो जाती है। कोई भी शब्द परीक्षा में दे सकता है। ठीक, सबका मतलब तात्पर्य समझ के एक ही है। ठीक, आप उत्तर को सही से समझ के लगा सकते हैं। आयोग दोस्तों पूछेगा क्या? जो है यही सब है, इन्हीं में क्वेश्चन बनना है, बस थोड़ा सा शब्दों का खेल आयोग करता है। यूपीएससी तो मुख्य रूप से शब्दों का ज्यादा खेल करता है, यहाँ पर लोक सेवा आयोग आपके आरओ के एग्जाम में, बीओ के एग्जाम आने वाला है, और मुख्य रूप से पीसीएस के एग्जाम में तो कुछ सवालों में शब्दों का हेरफेर करता है। कथन कारण इन्हीं से आएगा। हर चीज का कारण आपको बता दिया है, हर चीज का प्रभाव भी आपको बता दिया है। कथन कारण का एक सवाल भी आपसे नहीं छूट सकता। नाम आया, कौन सी धारा कहाँ बहती, किस महासागर में बहती है, वो भी सामने आपको। ठीक, तो ये रहा आपका समूचे महासागरों में जलधारा किस प्रकार से बहती हैं। ठीक है ना, अपवाद जो हैं वो भी मालूम चल गया है। ठीक, कोल्ड करंट उत्तरी गोलार्ध में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक थोड़ा सा सूत्र भी जान लीजिए, COLD। ठीक, कोल्ड करंट सी से हो गया,
कनारी, कनारी और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया दोनों क्या हैं? दोनों ठंडी जलधारा हैं। ओ से ओयाशियो, ओयाशियो और ओखोत्स्क, दूसरी ओखोत्स्क, ये भी ठंडी जलधारा। जापान के पास एल से लैब्राडोर, एल से लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। तो उत्तरी महासागरों में जो ठंडी जलधाराएं हैं मुख्य रूप से कोल्ड से आप याद कर सकते हैं। इनके अलावा कौन सी मिलेंगी आपको? पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा और हिंद महासागर की अपवाद वाली सोमालिया की धारा। उत्तरी गोलार्ध में यही ठंडी जलधारा हैं। बाकी दक्षिण गोलार्ध में आपने देखा फाकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक है, और यहां पेरू की धारा। ये दक्षिणी गोलार्ध की ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्यों जलधारा बनी, क्यों गर्म जलधारा, क्यों ठंडी जलधारा, कारण सहित, और उनका प्रभाव क्या है। गर्म जलधारा अच्छा कर रही है, ठंडी जलधारा मरुस्थल बना रही है। अमूमन क्षेत्रों के आसपास के कारण ही नाम इनका पड़ रहा है, उससे आपको याद हो गया। अब दूसरी चीज की जहां गर्म ठंडी जलधारा मेरे मत्स्य क्षेत्र बन रहा है, ये भी आपने देख लिया है ना। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका टॉपिक, विश्व में महासागरीय जलधाराओं का मानचित्रण। मानचित्र के माध्यम से आप चीजों को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनको कंठस्थ कर सकते हैं, अपने दृष्टिपटल पे उतार सकते हैं, और आपके परीक्षा हाल में केवल आपका सीपीयू जाएगा, जो चीज यहाँ पे है वही वहां पे जाएगा, बुक नोट्स सब कमरे पे धरा रह जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। रिवाइज करिएगा, 100% समझ में आ जाएगा, इसीलिए समझा के इतना पढ़ाया है। चलिए इसी शुभकामना के साथ आप सफल होइए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।